नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे झारखंड में आई नई नियोजन नीति के बारे में, इससे संबंधित विवादों के बारे में और इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं उसके बारे में। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी बात का अंदाज़ा लग सके। इस पूरे वीडियो में हम तथ्यों के आधार पर बातें करेंगे और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नियोजन नीति पर आने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगा, जहाँ से आपको आज की जो वस्तु स्थिति है वो थोड़ी सी ज़्यादा साफ हो सके। चलिए चलते हैं थोड़े से फ्लैशबैक में। साल था 2019। उसी साल के मध्य में लोकसभा के चुनाव होने थे। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव थे। लोकसभा के चुनाव हुए और बीजेपी, जो कि उस समय सत्तारूढ़ पार्टी थी, वो विजयी हुई। जो विपक्ष की पार्टी थी यानी जेएमएम और कांग्रेस, उसके लिए उन पार्टियों की रातों की नींदें गायब हो गई, क्योंकि जस्ट 6 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव होने थे और ये चुनाव तय करने वाला था कि झारखंड में सत्ता का परिवर्तन होगा या नहीं। उसी दौरान सत्तारूढ़ पार्टी जो कि बीजेपी थी, उसके मुखिया जो थे उस वक्त रघुवर दास जी के कार्यकाल के दौरान एक एंटी इनकम्बेंसी क्रिएट हो गई थी। लोगों के अंदर रघुवर दास के विरोध में भावनाएं बढ़ रही थीं, क्योंकि उनके जो व्यवहार थे वो काफ़ी लोगों को रास नहीं आ रहे थे। उनका अड़ियल और कड़ा रवैया और उनकी बोलने की थोड़ी सी खराब शैली लोगों के अंदर एक द्वेष पैदा कर चुकी थी। और जो विपक्ष की पार्टी थी वो लोकसभा चुनाव हार चुकी थी, इसलिए वो अब इन सारे मौक़ों को छोड़ते हुए कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी जिससे वो सत्ता पर काबिज हो सके। उसी 2019 के साल में जब लोकसभा का चुनाव खत्म होता है, विधानसभा का चुनावी माहौल तैयार होता है और सरकार बनाती है अपना मैनिफेस्टो। उस मैनिफेस्टो के माध्यम से सरकार लगभग हर वर्ग को लुभाने की कोशिश करती है। उसी बीच में जो एक सबसे बड़ा वर्ग जो कि युवा वर्ग है, उसको लुभाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं। हेमंत है तो हिम्मत है का नारा दिया जाता है। एक युवा मुख्यमंत्री युवाओं के लिए कितना सोचेगा, इस चीज़ की पूरी जो पटकथा है वो लिखी जाती है और आखिरकार युवा भी इस बात पर भरोसा कर लेते हैं। इससे आगे बढ़ते हुए अभी के जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उस समय अपने बड़बोलेपन में ये कह बैठते हैं कि अगर हम सरकार बनते ही 1 साल में 5 लाख नौकरी या रोज़गार नहीं देते हैं तो हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। साल बदला, जेएमएम की सरकार आ गई, हेमंत सोरेन की ताजपोशी हुई। इनके ताजपोशी के साथ ही युवाओं की नज़रें उनकी ओर टकटकी लगा के बैठी हुई रही कि कब यहाँ अब झारखंड में नौकरियों की बौछार होगी, क्योंकि एक बहुत प्रमुख मुद्दा था जिससे सरकार चुन करके आई थी और जिसका समर्थन यहाँ के युवाओं ने किया था, वो था रोजगार। साल आगे बढ़ता है, कोरोना का दौर आता है। 2 साल कोरोना के नाम पर पूरा खा जाया जाता है। साल 2021 के अंत में एक नई नियोजन नीति के साथ सारी वैकेंसीज़ को जारी किया जाता है। एक ऐसी नियोजन नीति जो सरकार अपने पॉलिटिकल मोटिव के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी, जो कि आखिरकार नियोजन नीति को कुछ लोग कोर्ट में चैलेंज करते हैं। वो एक लंबा दौर चलता है केस का, क्योंकि आपको पता है कि देश की नई व्यवस्था की क्या स्थिति है। एक लंबा दौर गुजरता है, नियोजन नीति रद्द होती है, नई नियोजन नीति की मांग उठती है और इसी बीच जो पुरानी नियोजन नीति के आधार पर आई वैकेंसीज़ फिर से रद्द हो जाती हैं और रघुवर सरकार के दौरान निकाली गई सारी वैकेंसीज़ 2021 वाले नियोजन नीति के आने से पहले उसे भी रद्द कर दिया जाता है। यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार में 2 बार ऐसी बहालियाँ लगातार रद्द होती रहीं जो पिछले सरकार के कार्यकाल से पेंडिंग चली आ रही थी। कुछ ऐसी बहालियाँ तक रद्द हुई जिसकी परीक्षाएं तक कराई जा चुकी थी। उसी बीच पंचायत सचिव के कुछ अभ्यर्थी थे जिन्होंने अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी और आखिरकार अपनी नियुक्ति को प्राप्त कर लिया। अब बारी आती है साल 2022 की। इसी बीच इससे पहले साल 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पुरानी नियोजन नीति के आधार पर नियुक्ति वर्ष घोषित करते हैं और वो पूरा साल सिर्फ अभ्यर्थियों का कोर्ट के नोटिस बोर्ड की ओर देखते हुए गुजर जाता है। रोज़ बस तारीख पे तारीख लगती रहती है, लोगों का इंतज़ार बढ़ता रहता है कि आखिरकार ये नियोजन नीति पर कोर्ट का फैसला कब आएगा और हमारी नियुक्ति कब शुरू होगी। इसी बीच सरकार ढीठ की तरह बैठी रहती है, जानते हुए भी कि यह असंवैधानिक नियोजन नीति जिसे लॉ कमीशन ने खुद रिजेक्ट किया हो, उसे हम अगर कितना भी डिफेंड कर पाएँ आखिरकार उसमें हार ही जाएंगे। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से युवाओं का समय बर्बाद करने की मंशा से वो नीति पर टिके रहते हैं और पूरा साल बर्बाद हो जाता है। इसी प्रकार साल 2022 का भी अंत होता है और साल 2022 के अंत से पहले नियोजन नीति पर कोर्ट का फैसला आता है, कोर्ट उसे रद्द कर देती है। युवा आक्रोशित होते हुए 21 दिसंबर 2022 को झारखंड की सड़कों पर उतरते हैं।
विधानसभा के घेराव करने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चल रहा होता है, मुख्यमंत्री आश्वासन देते हैं कि हम युवाओं के डिमांड के अनुसार एक नियोजन नीति बनाएंगे। 5 मेंबर की कमेटी बनाकर बाहर भेजते हैं। वो युवाओं से संवाद करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि 1 महीने में हम नियोजन नीति ले आएंगे और सारी प्रक्रियाएं 3 महीने में पूरी कर ली जाएंगी। वो 1 महीना कब 3 महीना में बदल जाता है। फिर युवाओं का आक्रोश धीरे धीरे जागृत होता है। तब 2 मार्च यानी कि बीते दिनों नियोजन नीति का संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट से पारित होता है। और जब ये पारित होता है तो उसके बाद एक अलग सा कन्फ्यूज़न का दौर चलता है, क्योंकि सरकार कोई भी ऐसा दस्तावेज जारी नहीं करती है जिससे कि यह प्रतीत हो सके कि आखिरकार ये नियोजन नीति है क्या। सिर्फ और सिर्फ सरकार के अधिकारियों के द्वारा कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद बता दिया जाता है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन थे कि 10th और 12th वाले लिमिट को हटाना और भाषा को जोड़ना, वो हमने मान लिया है। इसके अलावा सरकार कुछ भी साफ नहीं करती है। लगातार मीडिया का दौर अभी भी चल रहा है। विपक्ष विधानसभा में सवाल उठा रहे हैं। युवा ट्विटर से लेकर के फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सरकार इन स्थिति को साफ करे। पिछले वीडियो में मैंने जो भी अभी वर्तमान स्थिति है उसको प्रमाण के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया, जिसमें साफ साफ ये दिखता है कि अगर 2021 की नियोजन नीति से 10वीं 12वीं का लिमिट हटा दिया जाए और भाषा का लिमिट हटा दिया जाए तो ये साफ साफ दिखता है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो के स्क्रीनशॉट में दिखाया था, कि भारत के नागरिक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि रिजर्व कैटेगरी यानी जो 60% है उसको छोड़ करके जो 40% बचता है उसमें कोई भी भारतीय अप्लाई कर सकता है। और इसी के विरोध के सुर उठते हैं और आज पूरा युवा वर्ग आक्रोशित है और सरकार से मांग कर रहा है कि आप ऐसी नियोजन नीति को न लाएं और इसे यहीं पर रोक दें। खैर, अभी सबका इंतज़ार है गजट के प्रकाशन का। गजट के प्रकाशन के बाद सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, क्योंकि उसी दस्तावेज के माध्यम से हमें पता चल पाएगा कि आखिरकार सरकार की ये नई नियोजन नीति क्या है। लेकिन सरकार ने अभी तक जिस प्रकार से भ्रम की स्थिति पैदा करके रखी हुई है, उससे ये साफ साफ सरकार के मंशा में हमें खोट नज़र आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मीडिया सवाल पूछती है कि आप ऐसी नियोजन नीति क्यों लेकर के आ रहे हैं जिसमें 40% ओपन होने की बात हो रही है, उस पर मुख्यमंत्री जी का जवाब आता है कि हमने युवाओं से राय मांगी। ये कैसा राय है कि आपसे पूछा गया कि आप कुएं में गिरना चाहेंगे या खाई में, और बता दिया जाए कि आपने चूज़ किया था कि आपको किस तरफ गिरना था। आपने तो निकलने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। आपने जो सर्वे कराया उसमें तो कोई तीसरा ऑप्शन था ही नहीं। वो दोनों ऑप्शन एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई के समान थे। आखिरकार युवा आपसे मांग क्यों कर रहे हैं 100% लॉक करने की? वो इसलिए कर रहे हैं कि जब आप इलेक्शन कमीशन के द्वारा भेजे गए लिफाफे के देखते हुए जब फड़फड़ाना आपने चालू किया, तब आप 1932 का एक नौटंकी सामने लेकर के आ गए। मैं इसे नौटंकी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास ये पूरा अधिकार था कि आप आपके पास तो अभी एक ही सदन है, यहाँ तो द्विसदन है भी नहीं, इससे पास करते हुए उस नियम को लागू कर सकते थे। लेकिन आपने पूरे 1932 के आधार पर एक जोहार यात्रा निकाला, जो कि साफ साफ झारखंड का हर युवा जानता है, क्योंकि हर युवा पढ़ा लिखा है। वो ये जानता है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति झारखंड में लागू है ही नहीं, जिससे कि आपने खुद विधानसभा में स्वीकार किया था कि 1932 आधारित स्थानीय नीति नहीं बन सकती है। और मुझसे बेहतर आप बता सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा था। और जाहिर सी बात है, ये सबके सामने अब जग जाहिर हो चुका कि 1932 आपके लिए महज एक पॉलिटिकल स्टंट था, जो कि फाइनली उसका जो होना था वो हुआ। राज्यपाल ने उसे संवैधानिक जो भी चीज़ें थी उसके रेफरेंस के साथ आपको वापस कर दिया। अब बात आई यहाँ पे लोगों की नियुक्ति की। अब लोग आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि जो व्यक्ति खातियान आधारित नियोजन नीति की बात कर रहा था, 1932 की बात कर रहा था, आखिर वो व्यक्ति ये 60-40 वाले फॉर्मूले पर चुप क्यों है? 1932 ना सही, अगर 1985 के आधार पर ही, 1985 के खातियान के आधार पर ही अगर झारखंड में अभी सबके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, तो वो भी एक खातियान के आधारित पे ही तो बना हुआ है। तो आखिर आपको इस खातियान के आधार पर बना हुआ डोमिसाइल सर्टिफिकेट को 100% मैंडेटरी करने में क्या परेशानी है? क्या आप ऐसा पहला राज्य होंगे जो ऐसा करेंगे? जी नहीं। छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य हैं जो अपने यहाँ के युवाओं को ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी देने के लिए 100% रिजर्वेशन देने का काम करते हैं। आखिर वो राज्य ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्या वो असंवैधानिक काम कर रहे हैं? क्या वहाँ से कोई कोर्ट नहीं गया? क्या उन्हें कोई चैलेंज नहीं किया गया? जी नहीं, उनके पास भी ऐसे लोग होंगे, लेकिन उन्होंने संवैधानिक तरीके से उस चीज़ को पारित करवाया है और मनवाया है। जैसा कि जहाँ तक मुझे जानकारी है,
1985 आधारित जो अभी हमारे पास डोमिसाइल है वो बावरी कमेटी और संवैधानिक तरीके से बनाई हुई थी, जिसे अभी तक कोर्ट ने शायद चैलेंज भी नहीं किया गया है और हो भी नहीं सकता है। आप छत्तीसगढ़ जाएं या किसी राज्य में जाएं, वहाँ की जो स्थानीयता का परिभाषा होता है वो साफ साफ होता है कि कोई 30 साल से रह रहा हो या कोई 15 साल से रह रहा हो, जिसके पास खतियान के रूप में प्रमाण हो, जिसने यहाँ से पढ़ाई करी हो, जिसके पास बिजली का बिल हो। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जो रघुबर दास के सरकार के दौरान लाए गए थे। तो क्या आप उस आधार पे झारखंड को 100% लॉक नहीं कर सकते? यही सवाल आपसे झारखंड का युवा पूछ रहा है। आप बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो इसके पीछे आपकी क्या मजबूरी है, क्या प्रॉब्लम है, आप सबके सामने खुल करके आएँ। अगर वाकई में आपको 60-40 वाली नियोजन नीति ही लागू करनी थी तो आखिरकार आपने हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद भी 3 महीने तक युवाओं को क्यों लटका के रखा? जब यही 10-12 वाला नियम और वो भाषा जोड़नी थी तो वो डिसीजन आने के अगले दिन भी तो हो सकता था। अगर सच में आपने कोई ऐसी नियोजन नीति बनाई है जिससे झारखंड के युवाओं को प्राथमिकता मिल रही है तो इसे अविलंब सरकार को फ्रंट पे आकर के पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहिए कि हमने एक ऐसी नियोजन नीति बनाई है जिससे 100% झारखंडी लोगों को ही नौकरी मिलेगी और मिलना भी चाहिए। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता है कि झारखंड एक 5वीं अनुसूची का राज्य है। ये एक प्रकार का स्पेशल प्रोविज़न होता है। झारखंड एक ट्राइबल स्टेट है, पिछड़ा स्टेट है, हर प्रकार के इंडेक्स में पीछे आता है। यहाँ के लोग उतने साक्षर नहीं हैं, उतने संपन्न नहीं हैं, पर कैपिटा इनकम भी उतना बेहतर नहीं है। तो सरकार के पास अधिकार है कि अपने लोगों के उत्थान के लिए, अपने लोगों को सशक्त बनाने के लिए एक ऐसी नियोजन नीति लाए, 10 साल के लिए ही लाए, जो कि बावरी कमेटी का भी रिकमेंडेशन था कि कम से कम आप यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी दे सकें, जिससे उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, उनको रोज़गार मिल सके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि देश में कैसे प्रकार के हालात चल रहे हैं। तमिलनाडु में हिंसा हो रही है, बाहर के लोगों को भगाया जा रहा है। अगर आप एक बेहतरीन नियोजन नीति लाएँ जिससे यहाँ के युवाओं को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिल सके, तो इससे बेहतर क्या होगा? आपके लोग बाहर क्यों जाएंगे? आखिर कोई दूसरे स्टेट में क्यों जाकर के अप्लाई करना चाहेगा? और सबसे बड़ी विडंबना ये है, और मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपने प्राइवेट क्षेत्र में 75% आरक्षण कर दिया और सरकारी में 60-40 वाला फॉर्मूला, ये अपने आप में आपको एक दोहरा व्यवहार नज़र नहीं आता? क्या इससे आपके कैरेक्टर और आपकी मंशा पे उंगली नहीं उठेगी? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सारी जितने भी प्रकार के कन्फ्यूज़न है उसको दूर करते हुए नियोजन नीति पर सरकार का स्टैंड क्या है उसे क्लियर करें। और अगर 60-40 जैसा कोई भी फार्मूला है तो उसे बाहर ले करके आने से पहले आप संशोधन करके लाएं, नहीं तो यहाँ के युवा बहुत आक्रोशित हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अंजाम बुरे भी हो सकते हैं, जैसा कि आपने देखा कि जब राष्ट्र स्तर पर बहालियों में धांधली की बात थी तो किस प्रकार से युवा सड़कों पर उतरे थे और मजबूर हो गए थे उपद्रव करने पर। ये झारखंड की अस्मिता की बात है, ये यहाँ के लोगों के हक की बात है। इसलिए इस पर सरकार को राजनीति ना करते हुए ऐसा कोई प्रयास करना चाहिए जिससे झारखंड के लोगों को 100% नौकरी मिले और बाहरी लोग यहाँ पे ना आ पाएँ। हमारे सामने उदाहरणों की कमी नहीं है। अभी झारखंड में जितने भी आपके अधिकारी पकड़े जा रहे हैं जो करोड़ों करोड़ का घूस लिए हैं, मैं नाम लेने ना चाहूँगा, हर लोग अखबार पढ़ता है, सारे बाहरी हैं, कोई आपका झारखंडी नहीं है। कोई भी झारखंडी, कोई व्यक्ति अपने घर को क्यों लूटेगा, क्यों लूटना चाहेगा? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी सरकार ने और पिछले की भी सरकारों ने बाहरी को आने से यहाँ नहीं रोका। अपने लोगों को नियुक्ति दिए होते, झारखंड के माटी के लोग होते तो झारखंड को बचाने का काम करते, झारखंड को संवारने का काम करते। बाहर के लोग यहाँ हमेशा लूटने के इरादे से आते हैं और लूटना चाहते हैं। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि ऐसे प्रावधान बनाएं। 60-40 अगर है तो इसे रोकें। अगर 100% डोमिसाइल लगा करके लॉक करने के अलावा भी अगर आपके पास कोई उपाय है तो उसे युवाओं के बीच में, लोगों के बीच में क्लियर करें और उसे तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए जल्द से जल्द सारे पेंडिंग परीक्षाओं को कंप्लीट कराएं और जितनी वैकेंसीज़ हैं, जिनकी वैकेंसी आप पहले निकाले नहीं थे, उनको भी फटाफट निकाल करके नियुक्ति प्रक्रिया चालू करें। इस बात की गारंटी रहेगी कि ये युवा आपको कंधे पर बिठा के वापस आपको आपके कुर्सी पर वापस पहुंचाएगा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वापस पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यही युवा आपको उठा करके ऐसा फेंकेगा कि हो सकता है कि आपकी राजनीतिक जीवन की समाप्ति वहीं हो जाए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद।